गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आपकी बीपीएससी एईडीओ की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो कल हम लोगों ने अपना साइंस का पोर्शन को कवर किया है और हम लोगों ने सिलेक्शन बैच में जो एईडीओ स्पेसिफिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया, पॉलिटी कंप्लीट कर लिया, साइंस एंड टेक कवर कर लिया, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी कवर कर लिया, बिहार स्पेशल कवर कर लिया। 1 से 7 तारीख तक हम लोग अगले आने वाले 7 दिन में 14 महीने का करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। आज से हम लोग क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे क्या आ सकता है और एक एक क्वेश्चन से 5-5 क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं जो बीपीएससी ने पुराने सालों में पूछे हैं। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, अभी आने वाले स्टार्ट में हम लोगों ने साइंस से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में 71st बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए जो 30 क्वेश्चन साइंस के थे, उससे मल्टीपल क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, उनका कैसे सॉल्यूशन किया जा सकता है और कैसे कहाँ एनसीईआरटी में उन लोगों ने बीपीएससी ने फोकस किया था, इसको देखते हैं। साथ में ही आज कोशिश करूँगा कि एंशिएंट हिस्ट्री का एक वीडियो डाल दूँ और उसके बाद जो छोटे छोटे टॉपिक्स बतेंगे 28 तक उसको हम लोग कवर कर लेंगे उस सीरीज़ में। और 1 तारीख से डेडिकेटेड होकर करंट अफेयर्स और ओनली क्वेश्चंस हमारा चलेगा और क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग करीब करीब जो चीज़ रह गया है उस सब चीज़ को कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं साइंस का जो क्वेश्चन है वो जो पूछा गया था बीपीएससी में, उसको कवर करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये पहला क्वेश्चन है 121 नंबर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वी अप्लाई ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे करके लिखते जाएंगे। देखिए अप्रोच क्या होना चाहिए, फोर्स इज इक्वल टू क्या है, 200 न्यूटन। ठीक है, ऑन ए वुडन बॉक्स एंड पुश इट ऑन द फ्लोर अगेंस्ट कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब क्या बोल रहा है कि हमने अप्लाई किया है 200 न्यूटन एक वुडन बॉक्स पे। ठीक है, और उसको हम लोग धकेल रहे हैं फ्लोर पे। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक है, तो मार्जिनल फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए कि फोर्स 200 न्यूटन है, वुडन बॉक्स पे आप अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने एक चीज़ हिंट दे दी आपको कि वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस पर जो फोर्स नेट लगेगा, एफ नेट, जो फोर्स लगेगा, अगर कोई भी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस पर जो फोर्स नेट लगेगा वो बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, मतलब क्या है कि आप जो फोर्स लगाइएगा वो फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस कर देगा। मतलब क्या बोल रहा है कि आप जो यहाँ से फोर्स लगाइएगा किसी भी वुडन बॉक्स पे, मानिए वुडन बॉक्स है, यहाँ पे आपने 200 न्यूटन फोर्स लगाया तो इसको जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये बैलेंस कर देगा। डैट मीन्स क्या हो गया कि मार्जिनल फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, उसको अपोजिंग जो है काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो बैलेंस कर देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें कोई फॉर्मूला लगना नहीं था, कंसेप्ट था। तो ये जितना प्लस उतना माइनस इसको बैलेंस कर देगा 200, तो आंसर हो जाएगा 200 न्यूटन। ठीक है, ये मार्जिनल फ्रिक्शन पूछ लिया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत हाई लेवल क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसके लिए आपको दो तीन तीन चीज़ पता होना चाहिए। एक चीज़ पता होना चाहिए था कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, अगर कोई मोशन नहीं है, अगर कोई भी नो मोशन प्रेजेंट, तो इसको बोलते हैं, तब जो फ्रिक्शन लगेगा उसको बोलते हैं स्टैटिक मोशन। ठीक है, याद रखना है। काइनेटिक मोशन क्या होता है कि जब वो उस टाइप का फ्रिक्शन लगेगा जब कोई बॉडी स्लाइड करती है दूसरे बॉडी पर। जब कोई बॉडी स्लाइड करती है, जैसे ये मानिए वुडन बॉक्स, यहाँ से जो बॉडी स्लाइड करते हुए जाएगी नीचे की तरफ, तो इसमें लगेगा काइनेटिक मोशन। ठीक है, एक रोलिंग मोशन लगेगा, जैसे आप कोई भी गाड़ी का पहिया जा रहा है तो इसमें रोलिंग मोशन लगता है, तभी ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है। ये ऊपर से नीचे आया स्लाइडिंग मोशन, इसमें काइनेटिक मोशन, और जो सड़क के जाएगा दैट इज नोन एज रोलिंग मोशन। तो आपसे कल को ये चीज़ पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए अगर उसने ये चीज़ पूछ लिया आपसे कि मार्जिनल फ्रिक्शन फोर्स क्या है, तो कल से आपसे ये सेंट्रीपिटल फोर्स भी पूछ सकता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स में क्वेश्चन क्या दे देगा कि कोई भी बॉडी मास है m, सर्कुलर पाथ पर रेडियस r से मूव कर रही है और उसका स्पीड v है, तो उसका रिक्वायर्ड फोर्स क्या होगा, या फिर रिक्वायर्ड सेंट्रल पिटल फोर्स क्या होगा। तो आपको याद होना चाहिए, इसमें जो फोर्स लगेगा मैंने आपको बताया भी था, mv²/r। ठीक है, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स सेंट्रीपिटल बराबर mv²/r, आपको याद रखना है। एक एग्जाम्पल भी दिया था कि स्टोन को जो स्ट्रिंग में अटैच करके गोल गोल घुमाते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, 122 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड डाउन ए हिल एंड विथ ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। इसने कितना अचीव किया, 400 मीटर इन 20 सेकेंड। ठीक है, ये सब क्वेश्चन देखते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है या फिर ये न्यूटन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप बस जो जो चीज़ दिया है पहले उसको लिखिए, बस इससे आपका आधा काम सोचने के लिए आप जो है मतलब बिल्कुल आपका दिमाग हल्का हो जाएगा। तो आपको पता है कि टाइम दिया है 20 सेकेंड। ठीक है, और ये अचीव किया है 400 मीटर, मतलब डिस्टेंस की बात कर रही है, डिस्टेंस का। तो ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो गया,
कितना हो गया 400 मीटर। ठीक है, जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे चलिए। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है कि वेट ऑफ द ट्रक इज 60 टन, तो व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, तो अब आप इसमें एक चीज़ देखिए कि न्यूटन्स का कौन सा फॉर्मूला है, न्यूटन्स का कौन सा फॉर्मूला है जिसमें एस भी आता है टी भी आता है। तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो बराबर हो जाएगा एस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर कट समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए फॉर्मूला होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ये न्यूटन्स का वो फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि यहाँ पे देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो क्या बचा हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस की वैल्यू मतलब डिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है 400, हाफ हो गया। ए आपको क्या दे रखा है, ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो मतलब निकालना है। ठीक है, और हाफ ए टी स्क्वायर, टी की वैल्यू दे रखी है आपको 20, तो 20 गुना 20 400। ठीक है, तो यहाँ से काटा कुटी कीजिएगा तो आपको ए आ जाएगा 2, ए आ जाएगा 2। अब ए आ गया 2। अब आपको न्यूटन्स का सेकेंड लॉ आपने पढ़ा है, अब पूछ रहा है आपसे फोर्स, और आपको पहले से ही पता है कि फोर्स बराबर एम ए होता है। देखिए चलना कैसे था, एफ बराबर एम ए था, हमें फोर्स निकालना था। ठीक है, और आपके पास एक्सीलरेशन पता नहीं था, तो एक्सीलरेशन यहाँ से निकालेंगे। वही अगर क्वेश्चन में टाइम की बात नहीं करता तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते, वी माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। समझ में आ रहा है कि मैं आपको कैसे घुमा रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में टी की बारे में टी की बात कर रहा था और एस की बात कर रहा था तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगेगा। वही अगर क्वेश्चन में टी की बात नहीं करता तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। यहाँ से हमने ए निकाला, और फाइनली जो फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है अगर एक्सीलरेशन होता है तो एफ बराबर एम ए। ठीक है, एम की वैल्यू यहाँ पर देखिए कि वेट ऑफ द ट्रक दे रखा है 60 टन, तो मतलब मास दे रखा है, तुरंत आपके दिमाग में आना मास दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, तो 7 गुना 2 14, और इसमें है क्या कहते हैं इसको, अगर टन को चेंज कीजिएगा तो 14,000 टन। तो इसमें इस क्वेश्चन में था क्या, इस क्वेश्चन में वो आपको 2 फॉर्मूला चेक कर रहा था। जनरली ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन पहली बार दिया था, तो आपको पता क्या होना चाहिए था। देखिए ध्यान से, एस की वैल्यू दे रखी है, टी की वैल्यू दे रखी है, एम दे रखा है, तो फोर्स पूछ रहा है, तो फोर्स बराबर आप जिंदगी भर पढ़ते आ रहे होंगे एम ए। लेकिन बात यहाँ पे ये थी कि ए कैसे निकालेंगे, और टी दे रखा है तो हमको न्यूटन्स का कौन सा लॉ में टी भी आता है, तो याद करना है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू में डालिए, ए निकाल लीजिए, ए निकल गया। अब एफ इजकल टू एम एम में पहना दीजिए। जनरली पहले क्या क्वेश्चन आता था, सीधा एफ बराबर एम ए देता था और फोर्स पूछ लेता था, वो चेक करता था कि आपको एफ बराबर एम ए आता है कि नहीं, बट इस बार वो पहले कहीं और से ए निकाल रहा है तब एफ इजकल टू एम ए। ठीक है, तो ये सोचने के लिए मजबूर आपको कर रहा है, तो याद रखिएगा एफ इजकल टू एम ए पे क्वेश्चन आ सकता है। फिर देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था अगर आपको आ रहा था तो, और अगर आपको नहीं आ रहा था तो फिर तो ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन था। ठीक है, अब ये इसमें है क्या, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एनर्जी कंज्यूम्ड इन ए होम इज़ 250 यूनिट, देन द टोटल एनर्जी इन द जूल। मैं तब कितनी बार आपको बता रखा हूँ कि 1 किलो वाट आवर बराबर 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल 1 किलो वाट, और 250 बराबर, तो 250 से इसको गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 9 गुना 10 की पावर 8। आपको याद रखना है इसमें क्या, इससे एक कंसेप्ट क्या मिला आपको, 1 किलो वाट आवर बराबर 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल। 1 किलो वाट आवर बराबर 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल। अब यहाँ से आपको वही वाले क्वेश्चन पे भी घुमा सकता है, V बराबर आई आर पे घुमा देगा। ठीक है, P बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर पे घुमा देगा, P बराबर वी आई पे घुमा देगा। तो आपको मल्टी डायमेंशनल जो फिजिक्स में बताया हूँ फॉर्मूला इसीलिए बताया हूँ, उसको अच्छे से देखना जरूरी है। अब पूछ रहा है इन विच मीडियम स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। मैंने बार बार बताया कि साउंड का जो स्पीड होता है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है, सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में, और सबसे कम होता है गैस में। तो याद रखना, तो साउंड में देख लीजिए सबसे ज़्यादा किस में होगा, स्टील में होगा। ठीक है, क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी कंटिन्यूसली डिक्रीजेज। अब देखिए कंसेप्ट क्या है, एकदम बिल्कुल बढ़िया सा कंसेप्ट है। अगर कोई भी चीज़ रुकी हुई है, बस कंसेप्ट समझिए, अगर कोई भी चीज़ रुकी हुई है तो उसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, रुकी हुई है, जैसे आप बैठे हुए तो आपके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा। कोई भी चीज़ मोशन में नहीं है तो, और उसके पास मिनिमम क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। और जस्ट उल्टा, अगर कोई चीज़ चल रहा है तो उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा। ये तो बेसिक है। तो वही पूछ रहा है कि अगर सबसे ऊपर में है, रुका हुआ है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा, मिनिमम काइनेटिक होगा। जैसे ही गिरना शुरू हुआ, मतलब हाइट कम हुई, अब आपको मैंने बताया था कि टोटल एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल।
काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक की फॉर्मूला बताया था mv² और पोटेंशियल का बताया था mgh। तो ऊपर से नीचे आएगा तो हाइट क्या होगा, कम हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, तो हाइट डिक्रीजेज तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज, ठीक है। और इसी दौरान स्पीड बढ़ा मतलब v बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा। याद रखना है आपको, ऊपर में है गिरना शुरू नहीं हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, जैसे ही गिरना शुरू होगा हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज, ठीक है, याद रखना है। ये बोलते हैं क्यों, और इसका जो मेन चीज़ है कि टोटल जो प्रिंसिपल होता है, मतलब क्या बोलता है कि टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी कंटिन्यूसली डिक्रीजेज, तो सही बात है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वायलेटेड, ठीक है, समझ में आ गया। वायलेट कैसे होगा, वायलेट होगा नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ी वायलेट हो रहा है, ग्रेविटेशनल इसका तो मतलब ही नहीं है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वायलेटेड। वायलेटेड तब होता जब ये बोलता कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज फ्रीली फॉलिंग बॉडी का। आपको पता है ऊपर में रुका हुआ रहता है तो पोटेंशियल ज़्यादा, नीचे आ रहा है मतलब उसका mgh फॉर्मूला में हाइट कम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, और ऊपर से नीचे आ रहा है तो स्पीड बढ़ रहा है तो मतलब हाफ mv² बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। एकदम बेसिक सा कंसेप्ट है। कल को आपको फॉर्मूला पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि mg दे देगा, हाइट पूछ लेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक। अब आगे चलते हैं। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 126 नंबर क्या बोल रहा है, ए पेयर ऑफ ऑक्सन एग्जैक्ट ए फोर्स। अब देखिए फोर्स कितना एग्जैक्ट किया और प्लॉट द फील्ड कितना मीटर किया, ठीक है। तो बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं, वर्क डन बराबर क्या होता है, F इंटू एस। F इंटू एस अभी भी बताया था, पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा। तो वर्क बराबर FS, तो 140 गुना 15, सीधा आंसर आ जाएगा 2100। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं था। इसमें W इक्वल टू FS, बार बार बोलता हूँ W इक्वल टू FS, W इक्वल टू FS। एक फॉर्मूला है F इक्वल टू M है, ये सब बेसिक फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, आपका काम आसान होता चला जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर, तो फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड लाइट आती है वो पैरेलल टू ईच अदर हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कोई कभी भी आएगा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन मिरर के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोकल डिस्टेंस या कुछ, तो याद रखिएगा फोकल डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन मिरर इज क्या होता है, फोकल लेंथ इन्फिनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कीजिए, ठीक है। अब पावर की बात पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रेजेंटेड, तो आपको मैंने बार बार बताया है, चिक चिक चिल्ला चिल्ला के P बराबर VI, ठीक है। और आपको पता है V बराबर IR होता है, तो I बराबर V/R लिख सकते हैं, तो यहाँ पे V/R लिख दीजिए। तो P बराबर V इंटू V/R, तो P बराबर V²/R, तो ये क्लियर हो गया, ठीक। ये हमने देख लिया, P बराबर VI ये देख लिया। अब अगला आगे हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे V की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं IR, ठीक है। यहाँ V की वैल्यू IR रख देंगे तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू I²R। तो ये 3 हो गया, तो ये ऑब्वियसली कट गया, क्लियर कट, समझ में आ रहा है। तो P बराबर VI, V बराबर IR, इस सब से आता है, ठीक है। फिर पूछ रहा है इन ए शॉर्ट सर्किट द वैल्यू ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट इन ए टाइम सर्किट, ठीक है। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, अचानक से जो है सो बढ़ जाता है, पता है ना आपको, अचानक से बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसके कारण आग वगैरह लग जाती है, तो इंक्रीजेज वेरी है। ये तो लॉजिक वाला क्वेश्चन था, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। फ्यूज वगैरह यूज करते हैं जिसका रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, और उसके बाद उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो होना चाहिए ताकि पिघल जाए और हमारा इलेक्ट्रिक डिवाइस वगैरह बच जाए, ठीक है। ये तो बेसिक क्वेश्चन था। विच इज़ द डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए। जनरेटर, बिल्कुल नहीं, जनरेटर का तो काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। सेम चीज़ मोटर का क्या काम होता है, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में कन्वर्ट करने के लिए, पानी वगैरह जो, और करंट कंट्रोलर रियोस्टेट वगैरह जो होता है इन सबको रोकने के लिए होता है, रेसिस्टेंस वगैरह को वो करने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूज, और आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि फ्यूज के बारे में, ठीक है। इसके बाद जो ये 131 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम लोग लास्ट में करेंगे, अभी सबसे लास्ट में, क्योंकि थोड़ा डेराइव करना पड़ेगा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच कंपाउंड इज नोन एज नाइट ग्लोइंग पिगमेंट, ठीक है। तो नाइट ग्लोइंग पिगमेंट जो है, ये इसमें से जो आंसर गया था यूरोपियम डॉप्ड स्ट्रोंशियम एलुमेंट। अब आपको कैसे याद रखना था, तो ये देखिए जो स्ट्रोमियम की बात कर रहे हैं ना, स्ट्रोमियम जो है ये रात को चमकता है, ठीक है, ये भी है, इसका एक नाम बोला जाता है ग्लो इन द डार्क। तो अगर ये चीज़ आपने पढ़ा होता कभी तो आप इसको कर सकते थे। तो ये सब अनएक्सपेक्टेड कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि दिमाग से करना था, ठीक है। अगर आपने स्ट्रोंशियम देखा होगा, मैंने आपको ये भी बताया था कि रेड कलर का जो वो जो फायरवर्क्स जो होता है रेड कलर का, तो वो स्ट्रोंशियम के कारण होता है। कुछ किसी किसी चीज़ में बैरियम भी होता है, लेकिन बैरियम नहीं, स्ट्रोंशियम के कारण जो होता है, एक ग्रीन कलर और एक रेड कलर, ठीक है।
ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, नाइट ग्लोइंग पिगमेंट बोला जाता है। तो ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, 1-2 क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए डरना नहीं है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 133 नंबर, विच मटेरियल इज यूज फॉर स्मार्ट फिल्म। तो आपको पता है स्मार्ट फिल्म या इसका दूसरा भी नाम होता है पॉलीमर डिस्पर्स्ड लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है। ये मेनली 2 लेयर जो बनते हैं ना ट्रांसपेरेंट पीईटी फिल्म का, उससे इस मतलब ये बनता है। इसके लिए इंडियम टिन ऑक्साइड जो होता है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रिक करंट वगैरह दिया जाता है तब ये काम करता है। तो मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंडियम टिन ऑक्साइड। ये सब थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पहली बार ऐसा पूछा गया, लेकिन आपके लूसेंट वगैरह में ये चीज़ दिया हुआ है। तो आप एक बार वन लाइनर टाइप जो आता है उसको भी एक बार देख के जाएंगे। तो स्मार्ट फिल्म के लिए, और वैसे भी अगर आप इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन से देखिएगा तो सिलिका का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि सिलिका का यूज़ किस चीज़ में होता है, तो ग्लास वगैरह बनाने में, ठीक है। SiO2 का आपको पता है, क्वार्ज वगैरह इससे हो गया। जिंक क्लोराइड बिल्कुल यूज़ नहीं होता है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका यूज। कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर तो कभी हो ही नहीं सकता था, क्योंकि चूना पत्थर का स्मार्ट फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। तो ये एलिमिनेशन मेथड से आप 100% इसको कर सकते थे। फिर ये एनसीईआरटी से पूछा है, विच मेटल कंपाउंड इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोमा। तो आपको पता है प्लेटिनम का यूज होता है। देखिए आयरन का तो कभी हो ही नहीं सकता, उसमें क्लोरीन तो बिल्कुल ही नहीं है, तो रिएक्टिव हो जाएगा, ऑक्सीडेशन वगैरह कर देगा, तो आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर आपने एक बार भी बेसिक भी एनसीईआरटी पढ़ा होता तो आप अच्छे से कर लेते इसको, ठीक है। अब आगे आइए, विच कंपाउंड इन यूज इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में क्या करते हैं, तो देखिए सेट्रिजीन तो हम लोग पता है इन्फेक्शन वगैरह के लिए जो होता है उस चीज़ के लिए खाते हैं। तो इसका कॉल्सीफेरॉल ये क्या होता है, विटामिन डी का होता है। तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा। तो यहाँ पे लेवोनोजेस्टेरॉल, ये प्रोजेस्टेरॉल उसका होता है, तो इसलिए यही आंसर चला जाएगा। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब भी 12th क्लास से आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है, तो प्रोजेस्टेराट जो होता है ये इसका कंपोजिशन होता है। तो ऑप्शन देख के ये सब क्वेश्चन करना है। और ऐसे भी ये सब क्वेश्चन में इतना वो नहीं आएगा। इसमें जो पूछा जाना चाहिए था एनसीईआरटी से, वो LH के बारे में पूछा जाना चाहिए था कि ओवल्यूशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो LH सर्ज 14th डे लीड्स टू ओवल्यूशन, ठीक है। ओवम जो रिलीज होता है ये पूछा जाना चाहिए। फिर उसके बाद पूछा जाना चाहिए था कि ऑक्सीटोसिन के बारे में, जो कि कॉन्ट्रैक्टाइन मसल्स पे जो है सो वो करता है ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ द बर्थ, ठीक है। फिर प्रोलैक्टिन के बारे में पूछा जाना चाहिए था कि मिल्क इजेक्शन हार्मोन कौन सा है, तो प्रोलैक्टिन। फिर उसके बाद अगर इन सब से और उठ के पूछता है तो इरेथ्रोब्लास्टोलिस फोइटेलिस जो है वो दे रखा है कि फर्स्ट टाइम जो बच्चा पैदा होता है RH वाला वो तो बच जाता है, लेकिन सेकेंड टाइम में जो प्रेग्नेंट वोमन होती है उनको दिक्कत आता है। तो इसलिए अगर वो RH के लिए जो सेंसिटिव है तो बच्चा अगले में दोनों को दिक्कत हो सकता है, ठीक है, मदर को भी और होने वाले बच्चों को भी, ठीक है। एक ये पूछ सकता है। उसके बाद मेनली जो आपको पूछता है वो प्रोजेस्टेरॉन पूछता है, विच हार्मोन सपोर्ट्स प्रेगनेंसी, तो आंसर जाता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, और बाकी आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते थे। देखिए ये तो होना नहीं था, ये बिल्कुल नहीं होना था। और प्रोजेस्टेरॉल हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसी से मिलता जुलता जो कंपाउंड है वो इसका आंसर जाएगा। अब देखिए, वाई ऑयल इज नॉट स्टोर्ड इन ए गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये टॉक्सिक कंपाउंड बनेगा, क्योंकि मेनली जो है कोरोजन वगैरह हो जाएगा और क्वालिटी जो है ऑयल की घट जाएगी। तो ऑल ऑफ द अबव हो गए, तो बेसिक था। और आपको मैंने बताया था कि गैल्वेनाइजेशन वर्ड कहीं भी आ जाएगा तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए जिंक की कोटिंग, जिंक की कोटिंग। देखिए हर साल यही क्वेश्चन आता है, बस लैंग्वेज बदल जाता है। पहले क्या पूछ देता था, गैल्वेनाइजेशन किसका होता है, जिंक का। जिंक का क्या देते हैं, ऑक्साइड लेयर चढ़ा देते हैं ताकि ऑक्सीडेशन से बचा सके। इस बार देखिए कि क्वेश्चन पूछ दिया कि ऑयल को क्यों नहीं स्टोर करना चाहिए। तो बेसिक है, वहीं पर आगे पीछे घुमा रहा है, ठीक है। अब देखिए ऑक्टेन रेटिंग की बात आते ही मैंने आपको बताया था कि ऑक्टेन रेटिंग किस चीज़ के लिए, पेट्रोल वगैरह के लिए करते हैं यूज। और वही सीटेन बोल देता तो किसके लिए करते हैं, डीजल के लिए। तो तैयार रहिए, ऑक्टेन पूछ लिया है, इस बार सीटेन पूछेगा डीजल के लिए, ठीक है। और दूसरी बात, इसके लिए जो मेन यूज किया जाता है वो क्या यूज किया जाता है, तो एंटी नॉकिंग कंपाउंड, और उसका एग्जाम्पल है टेट्रा इथैलिन लीड। देखिए आंसर यही गया। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले ही परसों की तरसों बताया, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन, PHBB बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का क्या होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट, पॉलीहाइड्रोक्सी वैलेरेट। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, अगर एक बार भी आपने केमिस्ट्री पढ़ा है तो आपने देखा होगा पॉलीमर्स चैप्टर में, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स में आता है, ठीक है। सॉरी, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स में ये आता है, ठीक है। उसके बाद हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय, हार्मोन्स कौन सिक्रेट करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड क्यों करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। ये ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट जो है सो इनको हार्मोन्स को डाल देते हैं, ठीक है। जैसे पिट्यूटरी हो गया, थायराइड, पैराथायराइड, पीनियल, ये सब आप जानते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। तो कल को आगे से अगले बार में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, तो आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है।
और यहाँ पे आपको पूछा जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो जाएगा आंसर बिल्कुल अच्छे से। सेबेसियस ग्लैंड क्या हो गया, जो सेबम म्यूकस ये सब सीक्रेट करता है, रिप्रोडक्टिव पता ही है आपको। एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल हो जाएगा पेनक्रियास, ठीक है। अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा विवादित था, बाद में आंसर वगैरह चेंज हुआ, तो मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ क्या है। कि बोल रहा है इंटरेक्शन हर्पीज वायरस का और ह्यूमन का क्या है, तो हर्पीज वायरस अंदर की तरफ रह जाता है, ठीक है। तो सिम्बायोसिस तो रिलेशन शो करेगा ही, ठीक है। सॉरी, पैरासिटिज्म रिलेशन तो शो करेगा ही, सिम्बायोसिस तो कभी कर नहीं सकता, सिम्बायोसिस नहीं कर सकता, पैरासिटिज्म तो करेगा ही, क्योंकि ये पूरे तरीके से डिपेंडेंट हो जाता है। और एंडो अंदर की तरफ होता है, तो दैट्स वाई पैरासिटिज्म नहीं गया था, एंडो पैरासिटिज्म, क्योंकि ये अंदर रह के जो है सो हमारे बॉडी का मैकेनिज्म और हमसे जो है न्यूट्रिएंट्स लेता है। तो ये तो नॉर्मल ही था। अगर आप सोच लेते हैं सिंपल वायरस और ह्यूमन के बीच में कौन होगा, तो एंडो पैरासिटिज्म। यहीं पर अब अगली बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे म्यूचुअलिज्म के बारे में। अलगी और फंजाई क्या करता है, तो लाइकेंस बनाते हैं। किसका एग्जाम्पल है, तो कॉमन्सलिज्म का। तो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों को फायदा होता है। कॉमन्सलिज्म में क्या होता है, तो एक को फायदा होता है, एक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक होता है एमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को नेगेटिव, एक को कोई फायदा नहीं। तो ये सब चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछा। पैरासिटिज्म आपको पता है कि एक पर डिपेंडेंट रहा, उसको जैसे हमारे ऊपर जो है माइस वगैरह सब, तो पैरासिटिज्म हो गया कि होस्ट को वीक कर देगा, होस्ट को किल नहीं करेगा बट उसको वीक कर देगा, ठीक है। जैसे जू वगैरह सब रहता है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहीं जो ये वर्ड यूज किया सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस मतलब क्या होता है कि नज़दीक रहेंगे, ठीक है, और ज़्यादा दिन तक रहेंगे दो अलग अलग बायोलॉजिकल स्पेसीज। याद रखना है, सिम्बायोसिस होता क्या है कि दो अलग अलग स्पेसीज हैं, नज़दीक रह रहे हैं और बहुत लंबे टाइम के लिए रह रहे हैं, दैट इज़ नोन एज सिम्बायोसिस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे तो इन्होंने आंसर जो माना है वो आईजीएम माना है, ठीक है, इन्फेक्शन के लिए। अगर इन्फेक्शन की बात करिएगा तो इन्फेक्शन, और आप एनसीईआरटी खोल के देखिएगा तो इन्फेक्शन जो होते हैं आईजीई टाइप होते हैं, ठीक है। अगर ये पूछा है कि रिस्पॉन्स में क्या होगा, तो आईजीएम होगा, ठीक है। अगर वही पूछता कि इन्फेक्शन किस टाइप के होते हैं, तो आईजीई, तो तैयार रहिए अगली बार का आंसर आईजीई के लिए। पूछेगा इन्फेक्शन आर ऑफ विच टाइप, तो आंसर होगा आईजीई टाइप। एनसीईआरटी क्लास 12 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज मैंने बताया था, जाके देख सकते हैं आप, ठीक है। विच क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन बोला, तो इम्यूनोग्लोबिन में आपको पता है कि कौन कौन सा क्लास होता है, तो होता है GAMDE, ठीक है। और एक होता है MEDAJ। कल को आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका होता है, तो IgG का। और सबसे ज़्यादा मोलिकुलर वेट किसका होता है, तो M का, ठीक है। IgA आपको पता है कि इंपॉर्टेंट है, जो किस चीज़ में पाया जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल में। मदर के मिल्क में क्या पाया जाता है, तो IgA। एलर्जी किसके कारण होता है, IgE। सरफेस एंटीबॉडी कौन है, तो IgD, ठीक है, याद रखना है। प्लेसेंटा से कौन क्रॉस कर जाता है, तो IgG। परसेंटेज सबसे ज़्यादा किसका, IgG का। और मोलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा किसका, IgM का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स किसका बना होता है, तो आपको पता है कि लिपिड बाय लेयर का, और उसके अंदर में प्रोटीन होता है, तो याद रखिएगा लिपिड और प्रोटीन बोथ हो जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। नॉनसेंस कॉर्डन की बात कर रहा है, तो अब मैंने कल ही आपको बताया, तो जाके देख सकते हैं। एक होता है स्टार्ट कॉर्डन, AUG होता है जो कि मिथियोनिन को कोड करता है, ये शुरू करता है। और नॉनसेंस मतलब स्टॉप कॉर्डन, तो तीन होते हैं, ठीक है, ठीक है। स्टॉप कॉर्डन कौन कौन से होते हैं, UAA, UGA, ठीक है, और UAA, तो ये तीन होते हैं। तो आप इसमें से देख सकते हैं UAA इसका आंसर जाएगा, ठीक है, एकदम बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। सॉरी, UGA, UAG और UAA, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। स्टॉप कॉर्डन का एग्जांपल पूछा है, डायरेक्ट याद रखना है UAA। क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे, द स्पेसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन आर नोन एज, तो आपको पता है कि क्या होता है, इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड में भी कल को क्रिटिकली इंडेंजर्ड ये सब वर्ड अगर यूज़ करता तो वो भी कर सकते हैं। मतलब डेंजर एक्सटिंक्शन से खत्म होने वाला है, तो इंडेंजर्ड है। एक्सटिंक्ट इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी खत्म हुआ नहीं है, ठीक है। रेयर नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि कहीं कहीं मिलता है, ऐसा कोई वर्ड यूज़ नहीं किया गया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आसान क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। पूछा था कि इनमें से कौन सा जो है खरीफ क्रॉप है, ठीक है। तो ये भी आप बिल्कुल बेसिक, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये सबसे बेसिक है। मैंने आपको बताया था खरीफ रबी, खरीफ और रबी। खरीफ क्रॉप कब उसको करते हैं, तो इसको बारिश के टाइम में, मतलब गर्मी के टाइम में सो करते हैं, तो इसको पानी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैंने बताया था RMSC से, याद कीजिए, राइस, मेज, शुगर केन, कॉटन, ठीक है। तो इसमें से आपसे पूछ रहा है खरीफ क्रॉप, तो आप आराम से इसमें से लगा सकते हैं आंसर। जैलम इन प्लांट रिस्पॉन्सिबल, कल ही बताया हूँ, जैलम जल के लिए है, जैलम जल वाटर के लिए, और फ्लोएम किस किस के लिए है, फूड के लिए, ठीक है। तो कल को आपसे जैलम पूछ लिया तो क्या बोलिएगा, ट्रांसफर ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स। वही फूड के बारे में पूछता तो आंसर बोलते फ्लोएम, ठीक है। उसके बाद ये एनसीईआरटी की लाइन, हु वाज द फर्स्ट टू यूज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वस्कुलर टिश्यूज इन द
क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। तो ये एपी कंडोले गया था, इसमें थोड़ा सा ये विवादित क्वेश्चन था, इस पर बात चली थी, तो लेकिन इसका एपी कंडोले गया था, तो आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं। बेंथम एंड हुकर ने तो फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बताया था, ठीक है, तो ये आप इसको याद कर सकते हैं, एपी कंडोले। इसको मैं बोलूँगा कि डायरेक्ट याद कर लीजिए, क्योंकि कितना साइंटिस्ट का नाम याद कीजिएगा, बहुत सारा दे रखा है, तो 147 का एपी कंडोले, इसको याद रखिएगा, ठीक है। हम मैंगो का कौन सा पार्ट खाते हैं, तो आपको पता है मीजोकार्प खाते हैं, बीच का जो फ्लेशी पार्ट होता है वही। अगर आपसे अभी तक जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है वो कोकोनट का पूछा है, तो कोकोनट का आपको पता है हम लोग फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म खाते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म खाते हैं। वही लीची का पूछ लेता, लीची का पूछ लेता तो आप क्या बोलते? तो लीची का आप जो देखते हो जो कवरिंग होता है उसको बोलते हैं जूसी एरिल, ठीक है, तो जूसी एरिल, यही 3 पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। मैंगो में मीजोकार्प, लीची में जूसी एरिल, और वही कोकोनट में पूछ लेगा तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। फिर उसके बाद पूछा था कि ओजोन डे कब मनाते हैं, ये फेवरेट क्वेश्चन है बीपीएससी का, रिपीट हो रहा है, तो 16 सितंबर को बेसिक क्वेश्चन था। फिर माइकोराइजा में पूछ रहा है कि प्लांट को क्या मिलता है, तो मैंने आपको बताया था पहले, अलगी और फंजाई बराबर क्या होता है, लाइकेंस, ठीक है। अब माइकोराइजा में पूछा है, माइकोराइजा क्या होता है, फंगी प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट्स, रूट ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट को क्या मिलेगा, प्रोटेक्शन तो मिलेगा नहीं, प्लांट को फूड तो मिलेगा नहीं, तो मिनरल एब्जॉर्प्शन और डिजीज प्रोटेक्शन मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो यही घूम फिर के आपको पता चल रहा होगा कि क्या कंसेप्ट है, कैसे है। इस बार विटामिन वगैरह से क्वेश्चन आने की, डिजीज से नहीं पूछा, तो इस बार विटामिन वगैरह से आने की प्रॉब्लम, क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और दूसरी बात कि बीपीएससी 71st इसीलिए इस टाइप का पूछा है कि 70 का जो पेपर था वो आसान था। बहुत लोग सुप्रीम कोर्ट इधर उधर कोर्ट गए, कोर्ट ने भी बहुत ज़्यादा फटकारा था कि तुम्हारा सिविल सर्विस टाइप का पेपर नहीं होता, तो उन्होंने इधर उधर से पूछा। इससे जस्ट पहले डीएसओ का पेपर हुआ था, जो कि हम कल करेंगे, तो आप देखिएगा उसमें जो हम लोगों ने पढ़ा है वो 100% मिलेगा। इसमें 4-5 क्वेश्चन इधर उधर हुए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मतलब ज़रूरी नहीं हर बार ऐसा ही आएगा, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में इतना इस तरीके से तैयार करा दूंगा कि आपको समझ में सब कुछ आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के जो हमारे 30 क्वेश्चन थे आपको अच्छे से समझ में आएंगे। जो भी अगल बगल के थे, जो भी फॉर्मूला बेस्ड मैंने बताया कि इसमें से पूछा जा सकता था, वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो W बराबर FS मैंने आपको बताया, बेसिक फॉर्मूला याद रखिए कि वर्क डन कितना हुआ, बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इज इक्वल टू ma, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। न्यूटन्स के तीनों लॉ याद होने चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, मिलते हैं कल नए क्वेश्चंस के साथ। कल 60 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 70वीं का दोनों जो पेपर हुआ था, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों मिला के करेंगे और बिल्कुल आसानी से अब होता जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू।